Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Today is 28th of September और हम डॉन के जो एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे थे इसकी सीरीज थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंडर में दो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो आज का न्यूज़पेपर है लिंक के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। इसके अलावा अभी बीएमएस 2022 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है यस्टरडे, तो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको कंग्रेचुलेशंस। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में भी अगर कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं दे कैन आस्क। एंड सून वी विल स्टार्ट पेन ग्रेविटी इंग्लिश, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेक्चर्स होंगे। सो वी विल स्टार्ट इट सून एंड जब हम इसको शुरू करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जो आज का डॉन का एडिटोरियल है दैट डील विद इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में इसके अंदर डिस्कशंस होगी और ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अक्यूरिंग मोर डेब्ट यानी कि क्या कि और कर्जा ले लिया जी, उसके बारे में बात करता है कि जो न्यू डेब्ट है वो है 2.5 ट्रिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ग्रांट, यानी कि पहले 3 महीनों में, यानी कि जुलाई में यकम जो पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो यकम जुलाई से शुरू होता है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों के अंदर 2.5 ट्रिलियन मोर कर्जा जो है वो ले लिया है। और ये क्या है, ये एक आई है इंफॉर्मेशन आई है। और ये क्यों है? द गैप बिटवीन इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, कि जो रेवेन्यू की कलेक्शन होती है और जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है कलेक्शन कम है, तो इसलिए कर्जा लेना पड़ा है। और वो कर्जा पहले 3 महीनों में कितना ले लिया? 2.5 ट्रिलियन। ये तो चलो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो वो बात करता है वो ये कहता है कि लास्ट ईयर जो कर्जा लिया था फिजिकल ईयर 2023 के अंदर वो था 4.4 ट्रिलियन पूरे साल के अंदर। तो हमने अभी जो गवर्नमेंट ने किया है कि 3 महीनों के अंदर पिछले साल का 57% कर्जा ले भी लिया। इसका मतलब क्या है कि अभी 9 महीने पीछे पड़े हैं, तो 57% पिछले साल के हिसाब से अगर लगाए तो अब सादा अल्फाज में अगर कहूँ कि अगर हमने पिछले साल 100 रुपया लिया था 12 महीनों के अंदर, तो अभी की गवर्नमेंट ने 3 महीनों में 57 रुपीज ले लिए हैं, पीछे कितने रह गए? 43 रुपीज पिछले साल के कंपैरिजन से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 9 महीनों के अंदर ये फिर कितने पैसे लेंगे? आप खुद एस्टिमेट लगा लें, ये बन जाएगा 2 एंड 28, यानी कि पिछले साल की निस्बत ये 128% ज्यादा लेने के कर्जा, इतना ज्यादा कर्जा यानी कि हमारा हो जाएगा। तो ये एक शॉकिंग न्यूज थी इसके अंदर कि पहले 3 महीनों में इतना ज्यादा कर्जा ले लिया, तो आगे जाके क्या बनेगा। अब आगे वो इसको एक्सप्लेन करता है थर्ड पॉइंट के अंदर कि ये जो कर्जा लिया गया है, एडिशनल डेब्ट लिया गया है, ये क्या बता रहा है जी? ये कुछ चीजें बता रहा है कि कर्जा लेना जो ले गया है पहले 3 महीनों में, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। वो चीजें क्या है? नंबर 1 पर कि गवर्नमेंट के जो टैक्स एंड अदर रेवेन्यूज हैं वो क्या कर रहे हैं? श्रिंक कर रहे हैं। कि गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन कर रही है और इसके अलावा जहां अदर सोर्सेज जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कर्जा ज्यादा लेना पड़ रहा है। सेकेंड चीज क्या है कि गवर्नमेंट की जो इंक्रीज हो गई है स्पेंडिंग्स एंड growing reliance on domestic sources to fund its budgetary expenditures as external financing dries up। दूसरी चीज वो ये कहता है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो कम हो गई है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डोमेस्टिक सोर्सेज जो हैं उनसे उनके ऊपर रिलायंस बढ़ गया है पाकिस्तान का, और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कर्जा लेना पड़ रहा है। ये दो वजूहात जो मेन है वो ये हैं। अगर इसको मैं कंक्लूड करूं कि क्यों कर्जा लेना पड़ रहा है, तो उसकी नंबर 1 ये वजह है कि जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो कम हो गया है और उसके एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं। दूसरी चीज जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, यानी कि बाहर से जो हम पैसे मिलते हैं या ओवरसीज भेजते हैं,
वो भी जो है ड्राइज अप हो गए हैं, यानी कि कम हो गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि लोकली जो है, लोकल कर्जा जो हम हमारा है उसके ऊपर हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर होगा जी। आगे वो बात करता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को आगे वो एक्सप्लेन करता है। वो कहता है 7 मंथ्स में जो लास्ट गुजरे हैं ये लोएस्ट रही है। कितने 316 मिलियन डॉलर रही है अगस्त के अंदर, यानी कि पिछले 7 महीनों में अगस्त के अंदर सबसे कम हमें, यानी बात करने का मकसद ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ये कम हो रही है। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बेसिकली जो एक्सटर्नल आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये दूसरे जो लैंडर्स हैं जो हमको कर्जा देते हैं, एक तो वो आप कह सकते हैं। दूसरा एक और भी चीज यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ओवरसीज, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, वो पहले ये ट्रेंड था कि लोग बाहर जाते थे, पैसा कमाते थे और पाकिस्तान में बेचते थे, और यहाँ पर पाकिस्तान को उस पैसे से कुछ फायदा मिलता था। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग यहाँ पर पैसा कम बेचते हैं, बल्कि लोग ये कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को उधर बुला लेते हैं, फैमिलीज को वहां पर उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। इमिग्रेशन का ट्रेंड बढ़ गया है, तो वो भी एक वजह बन गई है जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो मनी आ रही थी वो कम होना शुरू हो गई है। आगे वो इसको आगे आगे और एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि इस्लामाबाद यानी कि गवर्नमेंट ने फाइनेंसिंग 3.2 बिलियन इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त के अंदर 3.2 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग हुई, जिसके अंदर जो थे सऊदी के 2 बिलियन थे। सऊदी डिपॉजिट कितने थे, 2 बिलियन थे। एंड गारंटीड लोन ऑफ 508 मिलियन ऑफ 508 मिलियन जो था वो पीएफ है, यानी कि 2 मिलियन जो सऊदी अरेबिया के हैं वो तो हमने जैसे दिखाने के लिए रखे हुए हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते। ये एक अलग से डिबेट है कि वो आपने एक अपना मिनिमम बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना होता है, अगर आप समझते हैं कि आप डिफॉल्ट नहीं कर रहा कंट्री, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। आगे वो कहता है कि ये सारे सिचुएशन ऊपर एक्सप्लेन की है, ये क्या बताती है, ये जो हमारी बताती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आईएमएफ से और दूसरे लैंडर्स से वो ड्राई अप होना शुरू हो गई हैं, यानी कि उनका जो एटीट्यूड है वो हमारी तरफ जो है चेंज होना शुरू हो गया है। ये इसको वो एक्सप्लेन करता है। आगे भी पैराग्राफ के अंदर वो फिर दोबारा से जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की एक डिटेल है, एक्सटर्नल फाइनेंस जो हुआ है उसको वो एक्सप्लेन करता है। उसमें वो क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं, यानी कि the government is also facing difficulty in securing $6 billion through commercial loans and has dollar bond issues, कि गवर्नमेंट जो है ये भी कोशिश कर रही है कि उसे $6 बिलियन मिल जाए, कहाँ से, कमर्शियल लोन से और डॉलर बॉन्ड जो इशू किए हैं वहां से, लेकिन इसमें भी उसको प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरा आपको थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि ये क्या है। अब वो कहते हैं कि चांसेस ऑफ अचीविंग द बजट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दिस और इट्स एक्सपेंडिचर्स एंड मीटिंग ऑफ फॉरेन डेब्ट एंड अदर पेमेंट्स आर स्लिम, कि $17.6 बिलियन हमें इतना चाहिए इस साल अपने मामलात को हल करने के लिए। अगर हमें इतने पैसे मिलते हैं तो पाकिस्तान स्मूथली रन करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई कि इतने डॉलर्स अगर पाकिस्तान को मिलते हैं, वो किसी लोन की शक्ल में हो सकते हैं, पाकिस्तान को बाहर से, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बना रहे, जो मर्जी यानी करे, लेकिन इतना पैसा पाकिस्तान के अगर एक साल पाकिस्तान के अकाउंट में आता है, देन पाकिस्तान कैन सरवाइव, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती है। अब लास्ट ईयर की वो बात करता है कि लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर में गवर्नमेंट जो था वो तकरीबन $10.8 बिलियन सिर्फ इतना जो है ऑब्टेन कर सकी थी इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और इतने यानी कि पिछले साल हम डॉलर सिर्फ इकट्ठे कर सके थे पिछले साल, और ये कमाए नहीं थे, हमने उधार लिया जो भी किया और इतना कर सके थे मैक्सिमम, लेकिन इस साल हमें इतने की जरूरत है। और फिर इसको भी बचाने के लिए कि ये हमने जो इकट्ठे किए थे इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। नंबर वन, ये दोनों चीजें जो गवर्नमेंट ने की ये भी आपने जहन में रखना है। नंबर वन, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि ज़ाहिर है जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं
तो इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कोई इंपोर्ट नहीं करेगी। काफी चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उनको भी काफी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीजें। सेकेंडली जो एक लीगल डॉलर का आउटफ्लो था उसको भी, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी कि आप लीगली तौर पर भी एक लिमिट से ज्यादा डॉलर आप बाहर नहीं लेके जा सकते थे। तो इन दो चीजों को क्या किया, क्यों किया, ताकि ये जो डॉलर आया है कहीं से हमने इकट्ठा किया है मांग के या जैसे भी, ताकि वो सेव हो सके, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। तो जो बड़े जरूरी काम थे सिर्फ हम उसमें ही इसको यूज करें। तो ये थी हमारी लास्ट ईयर की सिचुएशन। और अब की सिचुएशन ये है कि हमें इतने डॉलर्स चाहिए, और वो डॉलर्स अब कहाँ से आएंगे, वो अल्टीमेटली ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो इतनी नहीं बढ़ रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है, अल्टीमेटली दो ही पाकिस्तान के मेन सोर्सेज हैं। नंबर वन, या तो हम लोन ले लें किसी से, एंड नंबर टू, जो हमारे ओवरसीज बाहर हैं वो हमें जो है वो कुछ पैसे भेजें। और नंबर थ्री, मेन तो वैसे एक्सपोर्ट होती है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारी इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इसके अंदर बात। अब आगे जो है वो एक्सप्लेन क्या करता है, ये तो होगी एक्सटर्नल फाइनेंस जो था उसके बारे में आपको क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हमें कितने पैसों की ज़रूरत है और पिछले साल हमें कितने पैसे जो मिले थे। अब वो आगे बात करता है नए पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पर लार्ज स्टेबल फिस्कल डेफिसिट, यानी कि तकरीबन जो हमारा जीडीपी है उसका 7% के करीब, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 7% के करीब जो है हम डेफिसिट में जा रहे हैं पिछले कई सालों से। पिछले कई सालों से हम डेफिसिट में जा रहे हैं, यानी कि अगर हमें 100 रुपए की जरूरत है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा जीडीपी हम लेके 100 है, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं 93 के करीब जो जीडीपी को टच कर रहे हैं, तो 7% का वो हमारा, मैं इसको परसेंटेज के अंदर बता रहा हूँ, डिजिट के अंदर तो फिर ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएगा ना। तो 7% का हमारा क्या जा रहा है जो हमारी कम है, और उसको फिर हमें अल्टीमेटली क्या करता है, वो प्रॉब्लम पैदा करता है। तो इससे इसकी मेन रीजंस वो क्या बताता है कि इसकी वजह क्या है, ये जो डेफिसिट है ये क्यों कम है, मेन रीजन क्या है। उसमें कहता है द अकमुलेशन ऑफ इट्स ह्यूज डोमेस्टिक एंड फॉरेन पब्लिक डेब्ट एक्सटर्न। पहला तो वो ये कहता है कि इसमें जो रीजंस हैं उसमें वो कहता है कि डोमेस्टिक और फॉरेन पब्लिक डेब्ट, कर्जा, सबसे पहले जो है प्रॉब्लम है कर्जा। कर्जे के ज़ाहिर है हमने इंस्टॉलमेंट देनी होती है, इंटरेस्ट भी देना होता है। एक्सटर्नल सेक्टर फ्रेजिलिटी, यानी कि जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है वो बड़ी कम हो गई है, और इन्फ्लेशन, ये दो तीन चीजें वो ऐसी बताता है जिसकी वजह से हमारा जीडीपी की ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम पैदा हो रही है। आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है द पेस ऑफ डेब्ट अकमुलेशन हैज पिक्ड अप द रीसेंट इयर्स, दिस इज स्पेशली ट्रू टू डोमेस्टिक पब्लिक डेब्ट व्हिच हैज ग्रोन। आगे वो बात करता है डोमेस्टिक पब्लिक डेब्ट की, एक होता है एक्सटर्नल, जैसे ऊपर हमने बात की एक्सटर्नल डेब्ट, ठीक है ना, और एक होता है डोमेस्टिक, नाम से ही जाहिर है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम पैसे उधार लेते हैं, डोमेस्टिक पब्लिक डेब्ट जो लोकल होता है। लोकल किस तरह होता है वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है जैसे आपने एक बॉन्ड जो होते हैं वो गवर्नमेंट इशू कर देती है, आप बॉन्ड परचेज कर लेते हैं 40,000 रुपये वाला, तो आपने तो 40,000 रुपये अपना गवर्नमेंट को दे दिया, अब गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है, अब बॉन्ड आपको दे दिया गवर्नमेंट ने। अगर तो गवर्नमेंट अब इस 40,000 को किसी अपने मामला में इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन आपको जरूरत पड़ जाती है, तो आपको तो उन्होंने वापस करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि गवर्नमेंट पैसे इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन देने के लिए उसके पास थोड़े होते हैं। तो ये होता है जी डोमेस्टिक पब्लिक डेब्ट। इसकी और भी कई फॉर्म है, दैट इज वन ऑफ देम। तो ये क्या कहता है कि ग्रो कर गया है कितना, ये 39 ट्रिलियन था, पिछले साल 30 ट्रिलियन था, और अब कितना हो गया 39 ट्रिलियन हो गया। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ, क्यों जी, रिड्यूस एक्सटर्नल इनफ्लोस, आइए बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड एक्सटर्नल इनफ्लोस, ठीक है। अब सक्सेसिव गवर्नमेंट के बारे में वो बताता है कि वो क्या करती थी, जो इससे पिछले गवर्नमेंट रही हैं,
वो ये कहती थी कि ये जो जीडीपी कम हो रहा है, ये हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट्स को हम अचीव कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट्स बेसिकली वो कहते थे कि जैसे अगर हम कहते थे ना इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे नेपाल इकबाल साहब जो थे उस वक्त मिनिस्टर थे प्लान, तो वो कहते हैं जी सी पैक जो है ना वो बन रहा है, तो उस वहाँ पे जो मशीनरी इस्तेमाल होती है ना, तो वो बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से हमारी इम्पोर्ट बढ़ रही है। तो ये बेसिकली एक किस्म के क्या है कि हम जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है उसके जब हमारा सी पैक बन जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो ये वो क्या कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट्स को हम बेसिकली अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा हो रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या कहा था, रियलिटी के अंदर क्या है जी, रियलिटी में ये है कि मेन रियलिटी ये है कि ये सारा प्रॉब्लम जो क्राइसिस इकोनॉमी के चल रहे हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, दैट इज ड्यू टू द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ पावर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इन द एक्सपेंस ऑफ द पीपल एंड द वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जो लेविश लाइफस्टाइल ना, जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल का लाइफस्टाइल कह लें कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट है, कोई जर्नल है, कोई भी है, तो इनके आगे आप सिर्फ इतना ही देख लें कि कितने यानी कि इनको फैसिलिटीज दी गई हैं, यानी कि लेविश लाइफस्टाइल उनका जो है वो क्या है, पब्लिक के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न वो बताते हैं। आगे वो जो आगे एक्सप्लेन करते हैं वर्ल्ड बैंक कंट्री के चीफ के पॉइंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, ये कुछ दिन पहले भी आया था। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, ये बेसिकली बनाई जाती है दो तीन मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बेनिफिट्स देने के लिए। नंबर वन जो मिलिट्री है, बिजनेसमैन है और पॉलिटिकल लीड है, इन तीन बंदों को फेवर देने के लिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है, ना कि एक आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए। तो उन ये थोड़े दिन पहले जो भी 2-3 दिन पहले मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया तो उसके अंदर भी ये चीज़ थी। तो इन तीन उन्होंने कहा था अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको तब्दील करें, उसको पीपल की तरफ करें, आम आदमी की तरफ करें कि आम आदमी को कैसे फायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो एक भी चल रही है वो चल रही है इस लिहाज से कि मिलिट्री, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल एलीट इनको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात उन्होंने दोबारा से कही है, और इसके लिए उन्होंने एक और भी चीज़ कही थी कि जो रिच बंदे हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं और जो पुअर हैं उनको आप सब्सिडीज दें। तो ये थी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं उनके हमारी पाकिस्तान की कंट्री के बारे में व्यूज। और आगे वो कहता है एट द लास्ट माउंटिंग डेब्ट एंड रिनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर टू ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। दो बड़े चैलेंज कौन से हैं? नंबर वन जो है कि हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, डेब्ट हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, और दूसरा क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, इनके हमारे पास डॉलर जो है वो कम होता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये दो मेन चैलेंजेस हैं। और आगे वो क्या कहता है कि अगर हमें फिस्कल रिफॉर्म्स की जरूरत है, फिस्कल बेसिकली होते हैं पैसों से मुतल्लक, आप कह लें फिस्कल का मतलब ये होता है दौलत, सादा अल्फाज में। तो दौलत की जो रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी वुड लीड टू टोटल इकोनॉमिक, अगर हम नहीं करेंगे, यानी कि यही वाली बात जो उन्होंने की कि इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें ऐसी बनानी पड़ेंगी, और अगर हम अभी भी नहीं बनाते तो फिर आप समझ लें कि पाकिस्तान का जो है टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। सो दैट इज द एडिटोरियल विच डील विद इकोनॉमी। तो होप आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छे समझ आ गई होंगी। तो बस इन चीज़ों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन का पता होना चाहिए। चलें जी, अब अगला जो हमारा एडिटोरियल है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड एडिटोरियल जो है वो है इसराइली नॉर्मलाइजेशन, इसराइली नॉर्मलाइजेशन। अब इसके अंदर वो क्या यानी कि डिस्कस करता है, इसराइली नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेसिकली वो अभी, क्योंकि यहाँ पर एडिटोरियल्स जो होते हैं ना वो डील करते हैं जो भी जो रिसेंट न्यूज़ होती है ना, एक दो दिन पहले की, स्पेशली एक दिन पहले या 2 दिन पहले या कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ होती है उसके बारे में व्यूज होते हैं कि वो क्या है, और वो उसमें ओपिनियन दिया जाता है। एडिटोरियल में ये होता है, जो एडिटर होता है उसका ओपिनियन इसके अंदर होता है। तो एडिट इसराइली नॉर्मलाइजेशन के अंदर पहले मैं आपको छोटी सी इसकी जो है एक्सप्लेन कर दूं कि ये हुआ क्या है। इसमें ये हुआ है कि इसराइल जो है
उसके टूरिज्म के जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया है ऑफिशियल सऊदी अरेबिया का। अब इसके बारे में है ये सारा कि जो विजिट किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, उसमें क्या है और क्या फायदा क्या नुकसान है, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो पीएमएस में अभी भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएमएस वालों से भी और सीएसएस वालों से भी। सादा सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को क्या इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं, अपना व्यू दें। तो एक बच्चा कहता है जी यस करना चाहिए। अगर वो यस कहता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई, क्यों करना चाहिए। अगर एक बच्चा कहता है नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत और सही नहीं होता, यहाँ पर होता है कि आपके व्यूज क्लियर हैं, विद लॉजिक हैं, और किस पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं, इसमें सही और गलत कुछ नहीं है। एक बच्चा कहता है यस तो उसको अपने पॉइंट देने पड़ेंगे, कहता है नो उसको अपने पॉइंट देने पड़ेंगे। जैसे जहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बच्चा कहता है यस जी बिल्कुल जी करना चाहिए। अब उसमें वो क्या बता सकता है, उसमें वो कह सकता है नंबर वन कि जो इसराइल है, इसराइल ये क्या है, ये जो पहली बात वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्ट ना करके क्या फलस्तीनियों को हमने कोई फायदा दे सके हैं, कोई फायदा नहीं दे सके, जीरो फायदा उनको मिला है, अभी भी उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो एक्सेप्ट करने से क्या होगा, कम से कम हम उनके साथ टेबल पे बैठ के बात तो कर सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू जी, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो मल्टीनेशनल बहुत सी कंपनियां हैं जिनके ओनर कौन है, इजरायली हैं। तो अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पाकिस्तान को इसका बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, एक ये भी है। नंबर थ्री कि अगर आप उनको कहते हैं हम आपको एक्सेप्ट करते हैं बट आप कुछ कंडीशंस रख लेते हैं, उन कंडीशंस में आप कश्मीर को भी ऐड कर लें, प्लस उसके निश्चित कि आप पैलेस्टीन का भी, इनके सॉल्यूशंस आप पेश कर सकते हैं क्योंकि इजराइल हैव रिलेशंस विद इंडिया एज वेल। तो एक्सेप्ट करने में क्या है, लेकिन आप विद सम बेनिफिट्स उनको एक्सेप्ट करें। तो ये एक बच्चा वो जो कहता है यस वो ये पॉइंट्स दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी सारे वैलिड हैं। दूसरा कहता है नो जी नहीं करना चाहिए। नो में क्या है जी, सिंपल सी बात है, पहली नंबर वन के कायद आजम की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर भी ये था कि हमें नहीं एक्सेप्ट करना। सेकेंडली उसमें क्या था, सेकेंड उसके अंदर ये चीज आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं पैलेस्टीनियन की, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो बेसिक बीइंग मुस्लिम उम्मा, ठीक है ना, तो हम नहीं करना चाहते, करेंगे। नंबर फोर आप ये कह सकते हैं कि वी आर न्यूक्लियर एंड ऑलवेज, यानी कि इसकी वजह से हमारा एक इमेज है दुनिया के अंदर, स्पेशली इन मुस्लिम उम्मा के अंदर। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो बाकी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो भी इनकरेज होंगी फॉर एक्सेप्ट इसराइल। ठीक है, तो ये यानी कि आप इसमें यस और नो में इसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसराइल नॉर्मलाइजेशन, इसमें वो क्या कहते हैं कि पास्ट फ्यू वीक्स में क्या हुआ जी कि ये गए हैं वहां पर, जो उन्होंने विजिट की है, इसके अंदर वो ये एक्सप्लेन करता है कि इसराइल जो है उनके गए हैं और उन्होंने विजिट किया है। आगे वो बात जो आगे एक्सप्लेन करता है वो कहता है जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है अमेरिका का, वो चाहता है कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, किसके दरमियान, सऊदी अरेबिया के दरमियान और इसराइल के दरमियान। और इससे क्या होगा कि जिस उसके सर पे एक ताज लग जाएगा दुनिया में कि उसने सुलह करवाई है, और अल्टीमेटली नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसके अंदर इनको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है जी। कॉमन एनिमी की बात करता है, ईरान को वो कंसीडर करता है कि ये दोनों का कॉमन आर्मी है, एनिमी है, ईरान इसराइल का भी और सऊदी अरेबिया का भी। मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो चाइना ने पीछे एक काम किया है, उसने क्या किया है, ईरान की सऊदी अरेबिया के साथ सुलह करवाने की कोशिश की है, और उसी की वजह से जो यमन वार है वो भी निगोशिएशन की तरफ चल पड़ी है। ठीक है, तो ये एक अलग सी बात है। आगे जी वो कहता है कि आप ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान द डिफेक्टो सऊदी रूलर। एक चीज ये, इसराइल जो है उसका प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, तेल अवीव जो है वो इसराइल का कैपिटल है।
तो यही कहता है कि सऊदी अरेबिया में इसराइल के टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं वो लैंड उन्होंने किया है, और इसी तरीके से ऑफिशियल डेलीगेशन, फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल डेलीगेशन आया है इसराइल का सऊदी अरेबिया में, ये बात वो इसके अंदर डिस्कस करता है। आगे वो कहता है इससे क्या होगा, ब्रदरहुड जो है जैविश एंड अरब्स एंड जैविश का जो है ब्रदरहुड वो स्ट्रांग होगा, अरब इसराइल रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे। और उसके बाद वो ओस्लो अकॉर्ड की बात करता है, ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करता हूँ कि व्हाट वाज ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर लें उसमें अकॉर्ड कब हुआ था, 1993 के अंदर। तो इसमें वो कहता है कि आगे के ये ठीक है, ये आपस में सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका पैलेस्टीनियन को कोई फायदा होगा, क्या ये उनके राइट्स की गारंटी मिलेगी, और नो मोर सेटलमेंट एंड ईस्ट जेरूसलम एंड इट्स कैपिटल, यानी कि वहां पर मोर सेटलमेंट, इलीगल सेटलमेंट जो इसराइल कर रहा है क्या वो नहीं करेगा, और क्या जेरूसलम को जो कैपिटल बना दिया जाएगा इसका, इस जेरूसलम को। यानी कि ये पर वो क्वेश्चन करता है कि किस पैलेस्टीनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इस सुलह का इनको भी बेचारों को कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, ये एडिटोरियल में था। आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओस्लो कोड बेसिकली 1993 के अंदर शुरू हुआ था इसराइल के और पैलेस्टीन की जो लिबरेटर ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ के दरमियान। ये ओस्लो वन जो दो हुए थे, एक 1993 के अंदर और एक 1995 के अंदर। पहला जो 1993 के अंदर हुआ था वो वाशिंगटन डीसी में हुआ था, ठीक है, और जो दूसरा हुआ था वो इजिप्ट के अंदर हुआ था। और इसका जो ओस्लो का प्रोसेस है ये बेसिकली एक पीस प्रोसेस था, और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि इसराइल और दूसरी तरफ पीएलओ फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इनको कंसीडर कर लें फलस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव, और फलस्तीन इसको रिकॉग्नाइज कर ले इसराइल को, और एक दूसरे को ये रिकॉग्नाइज कर लें, और इन ए पीसफुल मैनर ये रहना शुरू कर दें। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ था, और आई थिंक सो इस प्रोसेस के जो रिजल्ट्स हैं अब जो 1993 में शुरू हुआ था, आफ्टर 30 इयर्स 2023 में अब देखने को नजर आ रहे हैं। तो डेट वाज ओस्लो अकॉर्ड। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारा जो थर्ड एडिटोरियल है ये है कैनकोट ट्रेजेडी। इंसिडेंट हुआ है जी सिंध के अंदर, उसके बारे में ये बात करेगा। उस इंसिडेंट में कैनकोट ट्रेजेडी में हुआ क्या है, जिस सिंध की ये एक तहसील है, सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है किसी घर के अंदर बाय रॉकेट लॉन्चर ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। और उससे तकरीबन आई थिंक सो 14 और 15 के करीब जो थी डेथ्स हो गई हैं एक ही घर के अंदर। उसमें कुछ की चिल्ड्रन थे और कुछ घर वाले थे। अब इसमें कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें नहीं है बताने के लिए डीपली, लेकिन मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि ये हुआ क्यों है। बेसिकली क्या है कि सुंदरानी एक ट्राइब है और दूसरा है स्वंद ट्राइब सिंध के अंदर। इन दोनों का आपस में डिस्प्यूट था, लड़ाई झगड़ा था, दुश्मनी थी, और उस वजह से ये क्या करते थे, रॉकेट लॉन्चर तक जो थे यूज करते थे, यानी कि ये वेपन्स अपने पास रखते थे मुख्तलिफ किस्म के, और रॉकेट लॉन्चर तक भी ये जो थे इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि कोई जो शेल है रॉकेट लॉन्चर का या बूम का आप कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया वहां पर अनएक्सप्लॉयड पड़ा हुआ था। तो वो बच्चों ने वहां से उसको उठाया और वो अपने घर लेके वहां पर घर जाकर उन्होंने, कुछ का ये कहना है कि उन्होंने उस शेल को तोड़ना शुरू किया ताकि हम इसके पीस करके इसको मार्केट में सेल कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या था, वो एक्सप्लोर्ड हो गया। अब ये थोड़ी स्टोरी इसी को उसने एक्सप्लेन किया है, और इसमें वो बेसिकली बात जो करना चाह रहा है वो ये करना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये वेपन्स जो हैं ये स्मगलिंग करके आ रहे हैं या जो सिटीजन्स हैं उनके पास हैं, तो ये कैसे है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर यही सूरत हाल रही तो अल्टीमेटली फिर टेररिज्म को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, अगर जो लोकल्स हैं उनके पास बॉम्ब हैं या वेपन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो ये तो टेररिज्म को भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये सिक्योरिटी जो है एक कॉमन मैन की, जो एक आम आदमी है, कॉमन मैन की सिक्योरिटी को डायरेक्टली क्या है, एक थ्रेट है। तो ये चीजें वो इसके अंदर एक्सप्लेन करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।